हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स करते हैं और इनको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं, कॉमन गलतियाँ क्या हार्ट पेशेंट्स करते हैं जब उनका एक बार एंजियोप्लास्टी हो जाता है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है, जिसकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में बार बार हार्ट अटैक्स आते हैं, बार बार तकलीफ होती है, जान का रिस्क बढ़ जाता है। ये सारी मिस्टेक्स कॉमन जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली हर चीज़ जो फॉलो करनी रहती है उसका अगर उल्टा आप करेंगे तो मिस्टेक ही कहलाएगा, लेकिन इन जनरल जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, खासकर हार्ट पेशेंट्स का जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ है। इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप चाहे तो उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हार्ट पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी के बाद करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है दवाइयाँ बंद कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एंजियोप्लास्टी के बाद कुछ दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना तो दवाइयाँ लेते हैं, 6 महीना दवाइयाँ लेते हैं, उसके बाद दवाइयाँ बंद कर देते हैं, जिसके लिए उनको प्रॉब्लम्स आती है। हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर का चांस बढ़ जाता है, दोबारा हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए दवाइयाँ किसी हालत में बंद नहीं करनी। हर हालत में दवा लाइफ टाइम ही चलेगी, इसलिए आपको दवा लेते रहना है। सेकेंड मिस्टेक है कि हार्ट फेलियर के लिए मेडिसिन पर वो फोकस नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से हमारी दवाइयाँ कम कर दो। तो अगर किसी व्यक्ति का हार्ट का पंप फंक्शन 35-40% है और वो हार्ट को पंप फंक्शन सुधारने की जो 4 मेडिसिन आती हैं, यानी कि बीटा ब्लॉकर, SGLT2 इनहिबिटर, एल्डेक्टॉन और AC इनहिबिटर यानी रास ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ये चारों ग्रुप की मेडिसिन को अगर आप नहीं लेंगे और खाली आप खून पतला करने का एक दवा लेते रहेंगे या खाली कोलेस्ट्रॉल का दवा लेते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, पंप फंक्शन नहीं सुधरेगा। और ये दवाइयाँ मिलकर भी मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम करती हैं। नॉर्मल व्यक्ति का एंजियोप्लास्टी से मृत्यु दर जो कम होता है वो 10 to 20% होता है, पर ये एक दवा भी मृत्यु दर को 15-20% कम करती है। हार्ट का पंप फंक्शन को 5 से 10% तक सुधारती है। अगर किसी का पंप फंक्शन 30-35% है तो सुधर के 45-50 तक भी लाया जा सकता है विथ मेडिसिन। तो हार्ट फेलियर वाली मेडिसिन को लोग इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है कि यार ये गैर ज़रूरी चीज़ है, इसे बंद करवा दो। डॉक्टर पर प्रेशराइज करते हैं कि सारी दवाइयाँ बंद करो, सब मिनिमम मेडिसिन तो इससे ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते। तो मेडिसिन बंद करना सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मेडिसिन को कम करवाने के लिए पीछे पड़ना वो और सेकेंड बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर को वो फोर्स करने लगते हैं कि हमारी मेडिसिन को आप बने जितना जल्दी कम करिए, नहीं तो हम फॉलोअप नहीं कर पाएंगे या हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है वो है करके कंपेल करते हैं। तो उस वजह से डॉक्टर को ऐसा लगता है यार पेशेंट मानेगा नहीं, अगर मैं ज़्यादा दवाइयाँ लिखूंगा तो वो बंद कर देगा, तो वो सिर्फ एक आध खून पतला करने की दवा लिख के छोड़ देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स पेशेंट को ही आती है। तो आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इसमें कोई भी दवा जो आपको दी जा रही है वो कोई मल्टीविटामिन या प्रोटीन नहीं है जिसमें आप जिसको मिस भी करोगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें मृत्यु दर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी दवाइयाँ ज़रूरी है, एटलीस्ट 4-5 दवाई लाइफ टाइम लेते रहना पड़ेगा। तीसरा बड़ा मिस्टेक है कि कोई भी छोटा मोटा भी अगर ब्लीडिंग हो तो खून पतला करने की दवा को बिना डॉक्टर से पूछे बंद कर देते हैं। तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक है कि थोड़ा मोड़ा अगर स्किन में ब्लीडिंग हो, पेशाब में 2 बूंद ब्लड आ जाए, मुंह में 2 बूंद ब्लड आ जाए तो लोग सारी दवाइयाँ बंद करके बैठ जाते हैं। उसके बाद लेकिन जब स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है या स्टेंट में क्लॉटिंग आता है या हार्ट अटैक आता है तो वो 2-4 बूंद जो ब्लड आया उससे तो जान जाए नहीं जाए, लेकिन वो स्टेंट क्लॉटिंग की वजह से 30-40% लोग की जान चली जाती है। तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है जिसकी वजह से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अगर दवा कम करनी है, बंद करनी है तो डॉक्टर के साथ पूछ के करें, उसको अपने हिसाब से मत करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि लोग अपने हिसाब से दवा के डोजेज को भी एडजस्ट करते हैं। ये दवा मुझे गर्म कर रही है, ये दवा मुझे ठीक लग रही है, ये दवा अच्छी लग रही है, ये बुरी लग रही है, पुरानी वाली ठीक थी, नई वाली ठीक थी। उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से दवा को एडजस्ट कर देते हैं और बिना डॉक्टर से पूछे कोई या तो ऑल्टरनेट लेने लग जाते हैं मेडिसिन, कोई बंद करके बैठ जाते हैं, कोई चेंज करके बैठ जाते हैं और इसका खामियाजा उनकी हेल्थ को बाद में उनको भुगतना पड़ता है। बड़ा हार्ट अटैक आता है तो तकलीफ करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है कि दवा के डोजेस को लोग खुद एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने डोजिंग पैटर्न और रेजिमेंट्स को खुद एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है रिस्क फैक्टर कंट्रोल पर लोग फोकस नहीं करते। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी फैक्टर्स, ये सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है और बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा चलेंगे, बीपी लेवल्स बहुत ज़्यादा चलेंगे, डाइटरी फैक्टर्स पर आप ध्यान नहीं देंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर ध्यान नहीं देंगे तो बार बार तकलीफ आएगी।
तो आपको रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया उसके कंट्रोल पर फोकस करना है। उसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कितना भी आप स्टेंट करवा लो, बार बार तकलीफ आएगी ही, बार बार हार्ट अटैक आता रहेगा। तो आपको रिस्क फैक्टर कंट्रोल पर भी फोकस करना है, ये एक और बड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर डॉक्टर्स आपको बार बार बुलाते तो पेशेंट गायब हो जाता है। आपको 2-4 साल तक पेशेंट शक्ल नहीं दिखाएगा, वो अगली बार तब आपके पास आएगा जब उसको फ्रेश हार्ट अटैक आएगा या उसे तकलीफ होगी तब आएगा, या किसी कारण से उसको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा कोई और ऑपरेशन के लिए तब आते हैं। हमारे कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका 3-4 साल 5 साल पहले हमने प्लास्टिक किया था, वो 4 साल बाद 5 साल बाद आते हैं। नॉर्मली हम ऐसा नहीं कहते कि आप हर 15 दिन में डॉक्टर को बताइए। मेरा यूजली फॉलोअप का पैटर्न ऐसा रहता है कि मैं हर 3 महीने में पेशेंट को बुलाता हूँ, और अगर पेशेंट अपने लोकल फिजिशियन को दिखा रहा है तो 1 साल में एक बार भी दिखाए तो चलेगा, या 6 महीने में एक बार भी दिखाए तो चलेगा एटलीस्ट। लेकिन साल भर में एक बार इको, ट्रेडमिल और एक बार ब्लड टेस्ट, इतना तो हो ही जाना चाहिए। दवाइयों के डोजेज भी एडजस्ट हो जाने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि पेशेंट 4-5 साल के बाद आता है, उस समय आप देखते हो तो पता चलता है बीपी बहुत हाई चल रहा है, शुगर बहुत हाई चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, दवा का साइड इफेक्ट हो रहा है, किडनी ऑलरेडी फेल हो गई है। तो बहुत सारे सडन सरप्राइजेज उस समय आते हैं जब पेशेंट 4 साल 5 साल बाद सडनली लौट के आता है। उस समय तक ब्लॉकेजेस भी बढ़ चुके होते हैं, ना पेशेंट का कोई ट्रेडमिल होता है, ना स्टेंट का कंडीशन चेक किया होता है। तो जब पेशेंट 2-4 साल बाद सडनली आता है तो उस समय हालत कई बार इतनी ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर्स भी उसे बचा नहीं पाते और पेशेंट मर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप चीज़ों को लाइटली लेने लग जाते हैं कि यार कौन जाए डॉक्टर के पास, छोड़ो कोविड चल रहा है, अभी कोई नहीं जाते। अब कोविड में भी हमने तो अपने क्लिनिक्स को एक बार भी बंद नहीं किया, एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया। तो पेशेंट्स कई बार नहीं दिखाना चाहते, और मेरे ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका कोविड के 2-2.5 साल पहले प्लास्टिक हुआ था और वो 2-3 साल बाद अब सडनली लौट के आते हैं कि अभी चेक करो। तो वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आप अगर आप रेगुलर टच में नहीं रहोगे, एटलीस्ट आप लोकल फिजिशियन को दिखाते रहिए। भले आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने में 6 महीने या साल भर के बाद भी आओ, लोकल फिजिशियन को दिखाते रहिए। नहीं तो फिर जब आप आओगे उस समय सिचुएशन कैसा होगा डॉक्टर को भी नहीं पता, सडनली कंडीशन बिगड़ भी सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है या मिस्टेक है कि कभी लोग नया कोई ब्लॉकेज आ रहा है या कि नहीं, उसको चेक कराने के लिए ना इको करते हैं ना ट्रेडमिल करते हैं। अब ऑब्वियसली एक आदमी को एक नली में हार्ट अटैक आ गया, अब वो या तो कोई स्टेंट में तकलीफ है कि नहीं, कोई नया ब्लॉकेज आया है कि नहीं, दूसरी नली में कोई नया ब्लॉकेज आया है कि नहीं, फिर से पंप फंक्शन डिटोरिएट तो नहीं हो रहा। इसलिए हर साल एक बार इको ट्रेडमिल एटलीस्ट करना चाहिए। इससे बहुत बेसिक आइडिया मिल जाता है। एक व्यक्ति को एक बार अगर हार्ट अटैक आया है तो काफ़ी बार उसको चांस है कि दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है, दोबारा भी उसको तकलीफ हो सकती है। अगर वो रेगुलर टच में नहीं रहेगा और हर साल इको ट्रेडमिल नहीं करेगा तो फिर जब एक्चुअल में ब्लॉकेजेस 90-95% हो जाएंगे या जब नेक्स्ट हार्ट अटैक आ जाएगा तभी उसको पता चलेगा और तभी उसके बाद आएगा। तब तक कई बार बहुत लेट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो लोग करते हैं, डाइट फॉलो नहीं करते। डाइट के लिए जो डॉक्टर्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तेल घी वगैरह कम रखना है, लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीना उसे फॉलो करते हैं, उसके बाद सब गया, ऐसी सब चीज़ को वेस्ट कर देते हैं, सब चीज़ें बंद कर देते हैं और उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। डॉक्टर्स तो बोलते रहते हैं, डॉक्टर का तो काम ही बकबक करना है, डॉक्टर का काम है बोलते रहना, हमें फॉलो नहीं करना, हम जिएंगे कैसे। और ये सारे कॉन्सेप्ट के चलते लोग डाइट करना या मतलब डाइटरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पूरी लाइफ टाइम आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करना है और बिल्कुल उबला हुआ ही खाना खाना है, वैसा नहीं है। पर आप एटलीस्ट कुछ रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करिए। एटलीस्ट तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज, ये सारी चीज़ों को बने जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कीजिए तो ओवरऑल आपका लॉन्ग टर्म दोबारा ब्लॉकेज आने का चांस, बार बार तकलीफ होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि कुछ लोग डाइट के हिसाब से अपने पेशेंट को सिर्फ उबला खाना खिलाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का न्यूट्रिशन पूरा अफेक्ट हो जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग का खाना पीना गड़बड़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह इसी तरह की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, उनका डाइट पूरा गड़बड़ा जाता है, लाइफस्टाइल गड़बड़ा जाता है। तो आप या एक एक्सट्रीम पे ये है कि आप डाइट बिल्कुल ही नहीं फॉलो कर रहे हो और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हो कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे हो कि आप की लाइफस्टाइल ही उससे अफेक्ट हो गई। तो वैसा मत करिए, आपको पूरा बॉयल खाना खाना है वैसा नहीं है। आप अपनी जो डेली खाना खाते हैं उसी में ही तेल घी वगैरह को थोड़ा कम कीजिए, जो ज़्यादा ऑयली और जंक फूड है उस पर ही कट डाउन कीजिए। सब चीज़ अगर आप बॉयल करके खाने की कोशिश करोगे या सिर्फ उबला खाना खाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा दिन नहीं होगा, ज़्यादा दिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे और ओवरऑल आपको 2-4 महीने के बाद आपका डाइट का फॉलो बिल्कुल छूट जाएगा और उसके बाद ज़्यादा तकलीफ आएगी। एक चीज़ मान के चलिए कि डाइट और ये सब चीज़ें करने से, रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने से, लाइफस्टाइल रिडक्शन इंप्रूवमेंट करने से जो फ़ायदा होता है वो कई सालों बाद होता है। आपने 1 महीने का अगर क्रैश डाइट कर भी लिया तो भी उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रोसेस है, बहुत स्लो है। तो आप डाइट का जो रेस्ट्रिक्शन करोगे उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कम होगा,
पर वो सालों साल में होने वाली चीज़ है। तो आप अगर उसके लिए लापरवाही करके सिर्फ महीना भर आप डाइट फॉलो करके फिर आप बंद कर देते हो, तो उससे पेशेंट को कुछ खास लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। थोड़े दिन अगर कुछ फ़ायदा हो भी जाए तो हो जाए, पर लॉन्ग टर्म नहीं होगा। एक और बड़ा मिस्टेक है कि कुछ लोग एल्डरली पेशेंट्स में भी, जिन लोग खा नहीं पा रहे हैं या जिसमें उनको डाइट का प्रॉब्लम है, पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, उसमें लोग कई बार ओवर स्ट्रिक्ट डाइट रखते हैं कि नहीं इनको हार्ट अटैक आ गया अब इनको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रखेंगे। उसके चक्कर में उम्र दराज पेशेंट में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, उनका डाइट पूरी तरह से ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, खाना पीना ही बंद हो जाता है, उनका वजन कम होने लगता है, मेल न्यूट्रिशन होने लगता है, कंडीशन बिगड़ जाती है। तो उम्र दराज पेशेंट में 70-75 साल की आयु के बाद डाइट रिस्ट्रिक्शन करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। डाइट और रिस्ट्रिक्शन करने से जो भी बेनिफिट होता है वो सालों में होता है, धीरे धीरे करके होने वाली चीज़ है। तो आप बहुत हाई एज में अगर उसको फॉलो करेंगे और ओवर स्ट्रिक्ट करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा पेशेंट की कंडीशन बिगड़ ही जाएगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि 75-80 की एज में आप डाइटिंग चालू करोगे और उसका फ़ायदा 10 साल बाद होगा, तब तक तो पेशेंट हो सकता है बचे ही ना। तो इसलिए उम्र दराज पेशेंट में ओवर स्ट्रिक्ट डाइटिंग करने का कोई खास मतलब नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपकी सारे हार्ट प्रॉब्लम्स को कम करने का, ब्लॉकेजेस की चांसेस को कम करने का, नए हार्ट अटैक के चांसेस को कम करना का, रिस्क को कम करने का। तो अगर आपको ब्लॉकेजेस हैं तो आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज करना है। जितना बैठे बैठे का जीवन करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उनको ज़्यादा तकलीफ है। कि इवन हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को भी बहुत बैठे बैठे वाला जीवन नहीं रखना है, जितना तर पॉसिबल हो उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए। जितना वो एक्टिव रहेंगे उतना ब्लॉकेज आने का चांस कम हो जाएगा, जितना वो बैठे बैठे रहेंगे उतना ब्लॉकेज आने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज करना है डेली बेसिस पे। एक और चीज़ ये है कि लोग स्टेंट के बाद एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि कई बार इस करवट नहीं सोना, ऐसे नहीं सोना, उल्टा नहीं सोना, बच्चे को नहीं उठाना, बाल्टी नहीं उठाना, कुछ काम नहीं करना। तो कई बार लोग स्टेंट से डरते हैं, फॉरेन बॉडी से डरते हैं कि वो बॉडी के अंदर है, इसके चक्कर में लोग कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते। हम ज़्यादातर लोग को यही कहते हैं कि अगर आपका हार्ट का पंप फंक्शन ठीक है तो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। उल्टा जितना एक्टिव आप रहोगे उतना प्रॉब्लम कम होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हाई रिस्क एक्टिविटीज़ करिए, पर वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग जो भी करना है, काम करना है, ऑफिस जाना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है, कई लोग व्यसन वापस चालू कर देते हैं, व्यसन कंट्रोल नहीं करते हैं। व्यसन 3-4 महीने रिस्ट्रिक्शन करते हैं, फिर स्मोकिंग चालू कर देते हैं, टोबैको चालू कर देते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो स्मोकिंग, टोबैको आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे जो खून पतला करने की दवाई हम आपको दे रहे हैं उसका उतना अच्छा असर नहीं होगा और लॉन्ग टर्म्स आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपको स्मोकिंग और टोबैको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड करना है और एज़ फार एज़ पॉसिबल इनको इनटेक को बिल्कुल ज़ीरो रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना आप लापरवाही इसमें करेंगे उतना प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कई लोग ब्लॉकेज को कम करने के हिसाब से शराब पीना चालू कर देते हैं। तो अल्कोहल से ब्लॉकेजेस कम होता है, ये बहुत एनेक्डोटल डेटा है, कुछ ज़्यादा इसके लिए फेवर में कुछ नहीं है। तो इसलिए किसी भी पेशेंट को हम अल्कोहल लेना रिकमेंड नहीं करते। अगर ऑब्वियसली उसको पहले से पीने की आदत है तो महीना में एक आध बार वो ले सकता है, लेकिन अल्कोहल ब्लॉकेज को कम करने के लिए या ब्लॉकेज को कम करने के हिसाब से रेड वाइन पीना चालू कर दे तो वो रिकमेंडेड नहीं है। उसमें फ़ायदा होने के बदले उल्टा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अनसाइंटिफिक थेरेपीज़ के लिए पीछे लोग जाते हैं कि या एंजियोप्लास्टी हो भी गई है तो बाकी नलियों के लिए वो कोई ईसीपी कराएंगे, कोई कीलेशन थेरेपी कराएंगे। एंजियोप्लास्टी से जो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है विद 95% गारंटी, वो करने के बदले लोग दूसरी नलियों और दूसरे ब्लॉकेजेस के लिए लोग अनसाइंटिफिक थेरेपी के लिए जाते हैं, कीलेशन थेरेपी और ईसीपी और ये सब बकवास कराते हैं जिसका सक्सेस रेशियो 5% भी नहीं है। तो जो थेरेपी 95% सक्सेसफुल है उसको छोड़ के आप ऐसी थेरेपी में जा रहे हो जो उसका सक्सेस रेशियो 5% है, यानी फेलियर रेशियो 95% है। तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर अपनी होने वाली मृत्यु के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर होने वाले पेन के लिए और खासकर हार्ट के पेन के लिए भी कई लोग पेन किलर्स लेते हैं। पेन किलर्स कई बार हार्ट के लिए भी नुकसानदायक होती है, किडनीज़ के लिए भी नुकसानदायक होती है। तो अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हैं या ओवर द काउंटर मेडिसिन भी ले रहे हैं, ओवर द काउंटर खासकर पेन किलर ले रहे हैं, तो डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस कर लीजिए कि ये सेफ़ है या नहीं, और डिस्कस करके उसको ले तो ज़्यादा अच्छा है। अननेसेसरी उल्टी सीधी दवाएँ अगर आप लेते हैं या मल्टीपल पैथीज़ को क्रॉस वो करते हैं तो भी दिक्कत होती है। एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग कई बार क्रॉस पैथीज़ करते हैं कि एलोपैथी चल रहा है साथ में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और ये सब करते हैं। वो सारा चीज़ बहुत ज़्यादा हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये दवाइयों में आपस में कैसा इंटरेक्शन होगा हमें भी नहीं पता, और उसमें आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से कंडीशन बिगड़ तो नहीं जाएगी, ये एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। इसीलिए क्रॉस पैथीज़
की थेरेपी मल्टीपल तरह की थेरेपीज़ को एक साथ में करना, कि नेचुरल थेरेपी करना, ये करना, वो करना, तो वो आपस में दवाओं का कैसा इंटरेक्शन होगा आपको नहीं पता, इसलिए वो सारी चीज़ों को एक साथ करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग हार्ट में, क्योंकि स्टेंट है वो एक फॉरेन बॉडी है, तो लोगों को लगता है कि फॉरेन बॉडी में क्या नुकसान करेगा, मेटल है बॉडी में क्या नुकसान करेगा। स्टेंट कोई नुकसान नहीं करता, आपकी बॉडी में रहता है और 6 महीने के बाद वो नली के अंदर लेयर में धंस जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ है या नहीं। हाँ, कल को अगर वहाँ पे दोबारा एंजियोप्लास्टी कुछ करना पड़ता है तो कार्डियोलॉजिस्ट को थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अननेसेसरी फॉरेन बॉडी से डर के अनसाइंटिफिक थेरेपी के लिए आप जाएँ और चीट हो जाएँ, इसका कोई मतलब नहीं है। जितना जहाँ तक पॉसिबल हो साइंटिफिक थेरेपी ही कराएं, अनसाइंटिफिक थेरेपी में नहीं जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग एमआरआई नहीं करवाते, क्योंकि लोग को लगता है कि मेटल है उससे मेरा स्टेंट हिल जाएगा, खसक जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वो सब चीज़ों से डरते हैं। स्टेंट यूजली फेरोमैग्नेटिक नहीं होता है, इसमें कोबाल्ट, क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील, प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स यूज़ होते हैं जिस पर मैग्नेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए लोगों को एमआरआई करवाने में या कोई भी मैग्नेट के एक्सपोजर में आने में स्टेंट वाले पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेसमेकर वाले पेशेंट को पड़ सकता है, स्टेंट वाले पेशेंट को नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लोग गलती करते हैं कि हर चीज़ का ब्लेम स्टेंट पे कर देते हैं। पेशेंट को उसके बाद अगर डिप्रेशन भी हो रहा है, कमज़ोरी भी लग रही है, चलने में सांस भी फूल रही है, बेचैनी हो रही है, कुछ भी अगर हो रहा है, तो लोग को लगता है कि एंजियोप्लास्टी किया इसलिए प्रॉब्लम चालू हो गई, उससे पहले तो हम बिल्कुल स्वस्थ थे। तो ऐसा नहीं होता। हर प्रॉब्लम और हर साइड इफेक्ट और हर चीज़ें कोई मेडिसिन से रिलेटेड होती है, कोई हार्ट फेलियर से रिलेटेड होती है, कोई हार्ट अटैक से रिलेटेड होती है, कोई दूसरी बीमारी से रिलेटेड होती है। तो हर चीज़ का ब्लेम आप स्टेंट पर डालोगे तो आप टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे और आप हर पेशेंट को भी यही कहोगे कि भाई मैं तो स्टेंट करा के फंस गया, आप नहीं कराना, मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन चालू हो गया, मेरे को तो चक्कर आना चालू हो गए। तो आप इस तरह का अनसाइंटिफिक चीज़ें करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही होगा। आपको हर चीज़ का ब्लेम स्टेंट पर नहीं डालना है। जो भी प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। स्टेंट प्रॉब्लम होने से चलने फिरने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, घबराहट, पसीना होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसा अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप इको ट्रेडमिल करा के टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ जो हो रही है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, चाहे सर में दर्द हो रहा है, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, वो सब चीज़ स्टेंट से रिलेटेड है, उसको कोरिलेट करेंगे आप तो आप परेशान ही होंगे और आपका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। उसका अदर वे अराउंड ये भी है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई सांस वास फूल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कोरिलेट ही नहीं करते। वो मान के चलते कि स्टेंट हो गया, प्रॉब्लम ठीक हो गई, अब दोबारा तकलीफ नहीं होगी। ये भी गलत है। अगर आपको चलने फिरने में सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट, पसीना हो रहा है और इस तरह के सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो स्टेंट को इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी है। एटलीस्ट एक ईसीजी, इको ट्रेडमिल इतना करना ज़रूरी है, क्योंकि 5 से 7% केस में स्टेंट में वापस तकलीफ आ सकती है मेडिकेटेड स्टेंट में। तो अगर वैसा आपको कुछ भी सिम्टम हो रहा है तो आपको जाके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, इवैल्यूएट करना है। आप नहीं डिस्कस करोगे और भूल जाओगे कि हाँ ब्लॉकेज था, स्टेंट हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, वैसा नहीं होता। कि कई बार आप उसको इग्नोर करते हो तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर नेक्स्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से लोग को दोबारा तकलीफ आने का अंदेशा बढ़ जाता है। लोग क्या कॉमन चीज़ें करते हैं या कॉमन भ्रांतियाँ क्या हैं लोगों के दिमाग में जिसकी वजह से उनको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आज हम कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन को बात करने की हमने कोशिश की और डेफिनेटली उसका उल्टा आप करोगे तो आपका अब आपको बेटर लगेगा, आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कम हो जाएगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट के लिए इस वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिले हुआ इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि आप अपनी बीमारी को समझ सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और बीमारी को बेटर रूप से डील कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरीज, डाउट्स और सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। आप चाहे तो उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।